हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फॉर टेक में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि समुच्चय जो सबसे पहला चैप्टर आरबीएस की और सीबीएसई का 11th क्लास था और उसके बारे में हमने बेसिकली क्लियर किया। और उसके बाद जो एक्सेल 1.1 है और ट्रिक समुच्चय, परिमित समुच्चय, और मैंने पिछले वीडियो में एक्सेल 1.2 के बारे में भी जो कि अपना सॉल्यूशन डाला है। और फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक क्या है? उप समुच्चय। क्लास 11th का जो टॉपिक है उप समुच्चय, अंतराल के आर के रूप में समुच्चय, वास्तविक संख्या के रूप में समुच्चय आदि। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है उप समुच्चय। तो फ्रेंड्स, उप समुच्चय कहते किसे हैं? तो यदि यदि समुच्चय ए का अवयव, यदि समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, समुच्चय ए का अवयव एवं समुच्चय जो बी का अवयव हो समान है, बी का अवयव समान है, समान है, तो ये क्या कहलाता है? उप समुच्चय। तो इसमें उप समुच्चय किसे कहते हैं? तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का क्या है? उप समुच्चय कहलाता है। तो इसमें हमारा क्या होगा? जो ए है ये क्या? बी का उप समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण दिया गया है किताब में कि x बराबर है आपके विद्यालय के विद्यार्थी, आपके विद्यालय के विद्यार्थी और y बराबर दिया गया है जो आपकी कक्षा के विद्यार्थी, आपके विद्यालय में जो विद्यार्थी है वो आप सबको नहीं जानेंगे, आपकी कक्षा के विद्यार्थी है वो आपके विद्यालय में भी आते हैं। अब तो क्या आ जाएगा कि जो y क्या है? x का उप समुच्चय, क्योंकि जो y में जो मान आ रहे हैं अवयव वो x में भी आ रहे हैं, अर्थात जो y क्या है? x का उप समुच्चय है। आपकी कक्षा के विद्यार्थी आपके विद्यालय में भी आते हैं और आपकी कक्षा में आते हैं, मतलब ये दोनों समुच्चय क्या समान आ रहे हैं। अगर दोनों समुच्चय समान है तो क्या होता है? जो y क्या है? x का क्या उप समुच्चय है। तो इसी प्रकार दोनों सूत्र दिया गया है तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि जो x है b का उप समुच्चय है। क्या मतलब? जैसे y का ये y था, ये y x का उप समुच्चय है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये उप समुच्चय को प्रदर्शित करने का चिन्ह है। उप समुच्चय को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार और उदाहरण दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, उप समुच्चय किसे कहते हैं? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव एवं समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समान हो, मतलब जो समुच्चय ए में है वो बी में भी समान हो, तो क्या हो जाएगा? और वो उप समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार उदाहरण और दिए गए हैं। जैसे हम ये उदाहरण दिए गए कि किस समुच्चय को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या के समुच्चय को, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, तो फिर हम परिमेय संख्या के समुच्चय को क्या करते हैं? q से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है, दूसरा दिया गया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम r के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एवं तो हम इसे किस प्रकार कर सकते हैं? q और r में उप समुच्चय चिन्ह लगाना है तो q r का उप समुच्चय, r q का उप समुच्चय। इसी प्रकार ये पहला हो गया। दूसरा दिया गया है यदि संख्या a यानी a बराबर क्या है? 56 के भाजकों का समुच्चय, 56 के सभी भाजकों का समुच्चय,
बराबर दिया गया है 56 के सभी अभाज्य भाजकों का समुच्चय। अभाज्य भाजकों का समुच्चय। तो हम ऐसे किस प्रकार लिख सकते हैं, जो बी ए का उपसमुच्चय इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आपकी जो पुस्तक है उसका तीसरा उदाहरण दिया गया है, आपकी पुस्तक का तीसरा उदाहरण दिया गया है। माना ए बराबर है वर्णमाला के अक्षर ए ई आई ओ यू और बी बराबर है ए बी सी और डी। तो ए क्या है, बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके जो मान है वो बी में बराबर नहीं आ रहे, तो और बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं है। इसी प्रकार जो क्या है इसका चौथा उदाहरण दिया गया है। माना ए बराबर क्या है 1 3 और 5, बी बराबर दिया गया है कि x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो जो ए में दिए गए मान है 1 3 और 5 वो विषम संख्या ही है 6 से कम, अर्थात ए क्या है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, यानी समुच्चय बी में है, तो इस प्रकार ये समान है, तो बी समूह ए का उपसमुच्चय है और ए क्या है बी के समान भी है। इसी प्रकार जो प्रश्नावली जो नोट भी है वो आप ध्यान से देख लीजिए। जो समुच्चय के रूप उपसमुच्चय के लिए है केवल माना ए व बी दो क्या है समुच्चय है। बी दो समुच्चय है और यदि ए क्या है बी का उपसमुच्चय है, तो ये नहीं हो सकता। और ये भी दिया गया है कि ए क्या है बी बराबर नॉट है, तो ए बी का उचित समुच्चय कहलाता है। तो ये हमारी क्या परिभाषा कहलाएगी, उचित समुच्चय। उपसमुच्चय के दो प्रकार होते हैं, उचित समुच्चय और अधिसमुच्चय। तो ये हमारा उचित समुच्चय कहलाएगा कि ए के मतलब ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है लेकिन ए बी के समान नहीं है, तो उचित समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार जो अधिसमुच्चय है वो भी है, यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो, माना ये समुच्चय ए है, इसमें केवल एक अवयव होता है तो ये एकल समुच्चय कहलाता है। अगर एक समुच्चय आएगा एक अवयव आएगा तो ये क्या आएगा एकल समुच्चय कहलाता है। और इस प्रकार इस पर उपसमुच्चय संबंधी उदाहरण दिए गए वो देखते हैं। उदाहरण नंबर दिया गया आपकी पुस्तक का कि निम्न समुच्चयों पर विचार कीजिए। निम्न समुच्चयों पर विचार कीजिए। विचार करें और युग्मों के मध्य उपसमुच्चय में है या उपसमुच्चय में नहीं है भरिए चिन्ह भरने हमको। तो इसमें जो क्या है ये दिया गया है कि जो ये रिक्त समुच्चय चिन्ह इसी के साथ जो ए बराबर दिया गया है 1 3, बी बराबर है 1 5 9 एवं सी बराबर दिया गया है 1 3 5 7 और 9। अब हमें युग्म का चिन्ह लगाना है। 4 उदाहरण दिए गए हैं, पहला और दूसरा और कारण करना है साथ में। इसमें बताना है कि ये मान है बी में है या नहीं है। तो क्योंकि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है तो ये इसका उपसमुच्चय है, अतः ये क्या है रिक्त समुच्चय एक प्रकार का, तो ये समुच्चय बी में होगा। और ये वाला बी में है ये के मान 1 और 3 है, जबकि यहाँ 1 है लेकिन 5 है 3 नहीं है, अतः तो ये क्या रहेगा क्रॉस है, क्योंकि यहाँ 3 वाला मान जो इसमें नहीं है केवल 1 ही है। तीसरा दिया गया है ए वाला मान सी में है 1 और 3, तो 1 और 3 सी में है, अब ये क्या रहेगा समान। फिर दिया गया है कि
बी सी के समान है नहीं। 1 5 और 9 ये तीनों मान इसमें दिए गए 1 5 और 9 अवयव है जो बी में और सी में भी है। तो हमारे ये क्या आ जाएगा बी सी का क्या है उप समुच्चय है। ये हमारे उप समुच्चय का चिन्ह है और उप समुच्चय नॉट का चिन्ह है। इसी प्रकार आपको उदाहरण नंबर 10 दिया गया है वह भी उप समुच्चय संबंधी है। उदाहरण नंबर 10 माना ए बी और सी क्या है तीन समुच्चय है। माना ए बी और सी क्या है तीन समुच्चय है और यदि जो ए क्या है समुच्चय बी में है और बी सी का क्या है उप समुच्चय है तो यह सत्य है। तो क्या यह सत्य है हमें यह याद करना है कि ए भी क्या है सी का उप समुच्चय है। अगर नहीं तो उदाहरण भी देना है तो क्यों है तो ये माना ए बराबर क्या दिए गए माना ए बराबर हमने माना ए दिया है और बी बराबर मान लिया हमने 1 और 2 दिया है। इसी के साथ ही जो सी बराबर है वो दिया है 1 फिर 2 और 3। तो मैं प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है प्रश्न यहाँ कि ए समुच्चय बी में है क्योंकि ए बराबर जो ये मान 1 है वो बी में भी है अतः ये समुच्चय बी में है ये सत्य है। फिर बोला कि बी सी का उप समुच्चय है तो ए को तो ये सी में भी आ रहा है तो बी क्या है सी का उप समुच्चय है क्योंकि ये दोनों अवयव सी में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं दोनों अतः जो बी क्या है सी का उप समुच्चय यानी हमारे ये पॉइंट है ये करेक्ट है और ये पॉइंट करेक्ट है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि ये सत्य है जो ए सी का उप समुच्चय है तो ए सी का उप समुच्चय है क्योंकि इसका एक जो अवयव है वो सी में आ रहा है जैसे देख लीजिए आप 1 2 और 3 यानी 1 आ रहा है अतः ये क्या है सत्य है इसलिए। और अगर एक और भी दिया गया है इसको नॉट माना जाए यानी जो ए माना ए समुच्चय बी सी में नहीं है तो क्यों नहीं है क्योंकि एक क्या है समुच्चय ए में है जबकि जो एक क्या है एक समुच्चय इसमें नहीं है। हमारे यहाँ दिया गया है सिर्फ एक क्योंकि मंझले कोष्ठक का चिन्ह यहाँ पे और यहाँ देख लीजिए आप डबल मंझले कोष्ठक का चिन्ह है ये वाला तो इसमें आ रहा है लेकिन अगर इसलिए मंझले कोष्ठक एक साथ बन जाए कि ये वाला तो सिर्फ ये ही है ये यहाँ नहीं आ रहा बस यहाँ इसमें मंझले कोष्ठक एक और लगा इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ए सी का उप समुच्चय नहीं है। अगर हम इसको केवल एक माने तो ये समुच्चय मतलब ये पूरे एक साथ माने तो समुच्चय सी में आता है और केवल एक माने तो समुच्चय सी में नहीं आता है। और इसमें भी एक नोट दिया गया है कि इस समुच्चय का अवयव उस समुच्चय का उप समुच्चय नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उप समुच्चय कंप्लीट हो चुका है और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है वो देखते आगे पुस्तक में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक उप समुच्चय के बाद का। तो उसमें क्या दिया गया है समुच्चय R के कुछ महत्वपूर्ण उप समुच्चय दिए गए हैं जैसे कि पहला उदाहरण दिया गया है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं जैसे 1 2 3 4 आदि बहुत है। दूसरा है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को z से प्रदर्शित करते हैं जैसे -3 आदि बहुत है -3 माना -3 -2 1 0
-1 2 3 4 5 बहुत सारे। इसी प्रकार यह है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय को हम क्या q से प्रदर्शित करते हैं और पूर्णांक समुच्चय z से, प्राकृत संख्या समुच्चय n से। और q को किस प्रकार देंगे कि x इस प्रकार है कि x p/q जो p है और जो q क्या है समुच्चय z में। और इसे किस प्रकार पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ने का तरीका क्या है, आप समुच्चय में दिए गए वो क्या है कि q उन सभी संख्याओं का उपसमुच्चय है। ये q क्या है उन सभी संख्याओं का उपसमुच्चय है जो x का समुच्चय है। और इस प्रकार है कि भागफल p/q और p के रूप में आता है, जहां p और q क्या है पूर्णांक है और q 0 नहीं, q बराबर इज इक्वल टू नॉट 0, यानी q 0 नहीं है, q केवल z समुच्चय के रूप में है। और इसी का चौथा उदाहरण दिया गया है कि इसी प्रकार चौथा दिया गया है कि अपरिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय। तो अपरिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय को हम t से प्रदर्शित करते हैं और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से और पूर्णांक समुच्चय को z से। तो जैसे t बराबर क्या है x इस प्रकार है कि x समुच्चय r में है और x क्या है समुच्चय q में नहीं है, x समुच्चय q में नहीं है, समुच्चय r में है, r केवल। तो इसी प्रकार जो है जो r - q यानी अर्थात सभी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, सभी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है जो t के सदस्य जैसे √2 √5 और पाई, ये √2 √5 और जो पाई आता है पाई के मान 1.14 है। तो ये क्या है हमारे जो अपरिमेय संख्या के रूप में आते हैं। इनमें कुछ संबंध भी है, जैसे कुछ संबंध क्या दिए गए हैं, कुछ संबंध है कि n z के उपसमुच्चय है और z क्या है q का उपसमुच्चय है। अब इसकी एक और q क्या है r का उपसमुच्चय है और p क्या है r का उपसमुच्चय है, लेकिन n क्या है p का उपसमुच्चय नहीं है। लेकिन n जो है p का उपसमुच्चय नहीं है। यह एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय के रूप में अंतराल है और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस उपसमुच्चय का। तो हमारा नेक्स्ट समुच्चय क्या है दिया गया है अंतराल r के रूप में जो उपसमुच्चय के रूप में उदाहरण दिए गए वो क्या दिए गए, पहले था वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय के रूप में, अब है अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में। पहले दिया गया अंतराल r के रूप में क्या तीन प्रकार के समुच्चय पाए जाते हैं। पहला होता है खुला अंतराल जिसे हम समृद्ध या जो क्या विवृत, खुला अंतराल को विवृत कह सकते हैं और जो बंद अंतराल होता है उसे हम समृद्ध कह सकते हैं। और अर्ध समृद्ध और विवृत अंतराल होता है ना, वो तीन प्रकार के। पहला होता है खुला विवृत अंतराल जिसमें इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, ये जो कॉस पे कसी लगाते हैं और उसमें लिखते हैं a और b और फिर लिखते हैं इस प्रकार कि x क्या है e से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। इसी प्रकार हम इसे प्रदर्शित इस प्रकार करते हैं कि समान की जो रेखा पर ये खुले अंतराल के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं हम। इसी प्रकार बंद अंतराल होता है जिसे बंद अंतराल कहते हैं, इसे हम इस चिन्ह के अंदर यूज करते हैं a और b। फिर जो क्या है x जो इस प्रकार है कि x a से छोटा बड़ा है लेकिन b से छोटा है, इसे हम इस पर रेखा पर इस प्रकार इसको करते हैं कि बिंदु है ये दिखे है बंद अंतराल के रूप में, अंतराल जो बंद होता है इसमें। इसी प्रकार इसका तीसरा दिया गया क्या है, तीसरा अंतराल के रूप में दिया गया है तीसरा दिया गया है एक्सप्रेशन अर्ध विवृत या समृद्ध। अर्ध विवृत या समृद्ध अंतराल। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो वो क्या दिया गया है कि इसे दो प्रकार से लिखते हैं। पहला जो ये पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया है जो पहले बंद वाले का उसमें a और b लिखा और जो दूसरे पक्ष में उधर हम क्या कोष्ठक का प्रयोग करेंगे जो खुला अंतराल है उसका। फिर दूसरे तरीके और लिखते हैं कि पहले कोष्ठक का फिर a और b लिखना है, पहले होता है क्या खुला अंतराल फिर बंद अंतराल होता है। इसी प्रकार ये दो प्रकार से लिखते हैं और इसे समुच्चय जो रोज के रूप में कैसे मेथड में रखते हैं कि x इस प्रकार है कि a x जो क्या समुच्चय a के रूप में बंद है लेकिन b के रूप में खुला है। और वापस चेंज नहीं किया जाएगा,
x इस प्रकार है कि x जो क्या है a के रूप में तो क्या है खुला, लेकिन b के रूप में बंद है, यानी विद्यमान के रूप में ये जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये दो हो गए और इसका एक्सेस का उदाहरण दिया गया है कि a बराबर क्या -3 और 5 और b बराबर है -7 और 9। तो a समुच्चय b का क्या उप समुच्चय तो है, तो जो a क्या है ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, a ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है और इसे हम एक जो हम स्पर्श रेखा पर पॉइंट है प्रदर्शित करते हैं ना, तो इससे हम क्या कह सकते हैं ये माना एक बिंदु दूसरा बिंदु b माना जाता है, ये खुला है और ये बंद है दूसरे को। अब जैसे ये खुला है ये बंद है तो ये a और b दोनों पक्ष के चेंजिंग में इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारे ऋणोत्तर जो पद्धति है उसके अनुसार है। इसी प्रकार इस समुच्चय को नोट भी है कि जो समुच्चय ऋणात्मक वास्तविक संख्या के समुच्चय को दर्शाता है, जबकि माइनस जो अपरिमेय और ऋण वास्तविक संख्या के समुच्चय को दर्शाता है और विस्तार से संबंधित जो समुच्चय है उनकी संख्याओं को समुच्चय दर्शाता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घात समुच्चय। तो घात समुच्चय हम देखते हैं कि तो घात समुच्चय क्या करते हैं, घात समुच्चय कहा जाता है समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। जो समुच्चय ए होता है उसके जो उप समुच्चय होते हैं और उप समुच्चय जो कलेक्शन होता है संग्रह उनको क्या ए का घात समुच्चय कहते हैं। और इसे हम p a से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, कह सकते हैं, दर्शाते हैं। तो जैसे यदि a बराबर दिया गया है मान लीजिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में 1 और 2, तो p a यानी घात समुच्चय बराबर क्या आ जाता है जो रिक्त समुच्चय का प्रयोग करते हैं 1 वापस फिर 2 फिर 1 और 2 का एक साथ प्रयोग हो गया। तो हम यह नोट कर रहे हैं कि जो n क्या है, यह फॉर्मूला है n जो p a के रूप में है। तो जो क्या है 4 क्या आ जाता है हमारा 2 का क्या है स्क्वायर है 4 क्या 2 का स्क्वायर घात समुच्चय यानी 4 देखिए घात समुच्चय आ गया, तो समुच्चय a ये इसका घात समुच्चय हो गया। तो घात समुच्चय परिवर्तन क्या है कि समुच्चय a के उप समुच्चयों के संग्रह को a का घात समुच्चय कहते हैं। और इसमें एक नोट के दिया गया है, इसमें एक नोट दिया गया है कि घात समुच्चय के लिए घात समुच्चय के लिए नोट दिया गया है यदि a एक ऐसा समुच्चय है कि n a बराबर क्या m हो, यदि n a बराबर m हो तो यह सिद्ध कर सकते हैं कि n b a बराबर 2m है या नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय। तो क्या दिया गया है सार्वत्रिक समुच्चय में, सार्वत्रिक समुच्चय का अर्थ क्या होता है यदि a b और c तीन समुच्चय किसी समुच्चय u के उप समुच्चय हैं, यानी ये कोई समुच्चय u है उसके उप समुच्चय हैं a b और c, तो ये क्या है u इनके लिए क्या हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय का, यानी इन तीनों के लिए जो u क्या हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। और जैसे u दिया गया है माना 1 2 1 से 9 से जो प्रकट संख्या लगातार दी गई है, फिर a बराबर दिया गया है कि 1 2 और 4, b बराबर है 2 3 और 6, c बराबर 4 6 7। अब हमें ये देखना है कि a समुच्चय u में है या नहीं, अगर u समुच्चय है नहीं तो 1 2 4 समुच्चय u में है तो a क्या हो जाएगा u का सार्वत्रिक u a के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, b के लिए भी u सार्वत्रिक समुच्चय और c के u का उप समुच्चय हो जाएगा b u का उप समुच्चय और a u का उप समुच्चय। इस प्रकार ये तीनों जो दिए गए u के समुच्चय के रूप में a b c, तो सार्वत्रिक समुच्चय का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा यदि a b और c किसी समुच्चय u के उप समुच्चय है तो u इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। और जो इसके उदाहरण दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं उप समुच्चय रिलेटेड उदाहरण दिए गए हैं कि पहला है कि पूर्णांकों के लिए हम z का प्रयोग करते हैं। ये फ्रेंड्स आप ध्यान में बार बार इसमें आ रहे हैं z q और r, तो ये क्या है जो स्टैटिक में मेन टॉपिक रिलेटेड है। परिमेय संख्या के लिए हम q का प्रयोग करते हैं और जो वास्तविक संख्या होती है वास्तविक संख्याओं के लिए वास्तविक संख्या के लिए हम r का प्रयोग करते हैं। और मानव जनसंख्या अध्ययन के लिए
विश्व के समस्त मानव का समुद्र क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुद्र हो जाएगा। तो पूर्णांकों के लिए जेड डब्ल्यू, परिवेश संख्या के लिए क्यू डब्ल्यू, वास्तविक संख्या के लिए आर डब्ल्यू और मानव जनसंख्या अध्ययन के लिए विश्व के समस्त मानव का समुद्र क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुद्र हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को